कल शाम की क्लास में मैंने आपको करवाया था स्वतंत्रता के प्रकार। तो मैं ये सोचती हूँ कि रिपीट करने की तो आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि ओके, हाँ, मोनिका कुमारी, मोनिका कुमारी, यू जस्ट टेल मी यू आर ए न्यू स्टूडेंट, क्योंकि तुम्हारा नाम आज पहली बार आया है, मोनिका कुमारी। पहले से हो? ओके, देन इट्स गुड। हाँ, मैं मतलब हाँ, ओके, कौन था? गुड आफ्टरनून बेटा। मुझे आप ये बताओ कि कल चूंकि अपने नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, है ना, तो वापस तो रिपीट तो नहीं करूँ उसको, वो स्वतंत्रता के प्रकार। मुझे एक ही बच्चा कमेंट करके बताएगा केवल, उसको वापस रिपीट तो नहीं करना ना, स्वतंत्रता के प्रकार। चलो, तो अब अपन करते हैं कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक दशाएं। मैं, आप देखो, हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग तभी कर पाएंगे जब हमें प्रकृति, समाज, राज्य, सब ऐसी स्थितियां देंगे कि हम स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकें। हम स्वतंत्रता का उपभोग तभी कर पाएंगे जब हमें प्रकृति, समाज, मनुष्य, राज्य, राज्य का कानून, शासन, सरकारें, सरकारी अधिकारी, ये हमें स्वतंत्रता प्रयोग करने की स्थितियां प्रदान करें। अधिकार देने से कुछ नहीं होता। मैंने आपको 1000 रुपए दे दिए और आपको ये कह दिया आप इसको खर्च नहीं कर सकते, तो फिर अर्थ क्या है भाई? हमें जो स्वतंत्रता दी गई है, हमें खाना दे दिया, माना मुझे भूख लग रही है ना, और आपने कहा कि लो मैम, आपके लिए हम खाना भेज रहे हैं, तारानगर से भेज रहे हैं, लेकिन आप खा नहीं सकते, खाना देखना देखना है, खाना देखना देखना है। तो फिर उसका मतलब क्या है? तो इसी तरीके से हमें भारत के संविधान के द्वारा आर्टिकल 12 से और आर्टिकल 36 तक अनेकों अनेकों स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। यहां मैं थोड़ा सा कुछ भूल सकती हूँ एक आधे आर्टिकल को, तो अनेकों अनेकों स्वतंत्रता प्रदान की है हमें, है ना, लेकिन क्या हम उन सभी स्वतंत्रता अब बेटा डोंट सेंड मी एनी कमेंट, बस इतना ही बता दो मुझे, पुष्पा, कृतिका, आप सब लोग मुझे ये बता दे ओनली वन कमेंट कि सब दिखाई दे रहा है ना और सुनाई दे रहा है ना, अदरवाइज डोंट सेंड मी एनी कमेंट, यू सेंड मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप। दिखाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? ओके, नाउ नो कमेंट, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान में हमारा हमें मौलिक अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, और मौलिक अधिकार आपके कौन से अधिकार होते हैं कि उसको कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता। मौलिक अधिकारों को कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता, और यदि आपके मौलिक अधिकारों को छीना जाता है
तो आप किसकी शरण ले सकते हो? न्यायालय की शरण ले सकते हो। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इतने अधिकार दे रखे हैं तो आप जब सेकेंड ईयर, हो सकता है कि मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ही सारे मौलिक अधिकार पढ़ा दूं फर्स्ट ईयर में ही। वैसे मौलिक अधिकार आपको किसके सिलेबस में आएंगे? आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में आएंगे। ये पहला पेपर है भारतीय संविधान, तो उसमें आपके मौलिक अधिकार आएंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें अधिकार तो बहुत दे रखे हैं। भारत के संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार तो बहुत दे रखे हैं, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके बाद रोजगार का अधिकार है, हमारे राजनीतिक अधिकार आ जाते हैं उन्हीं अधिकारों की श्रेणियों में। तो अनेकों अनेकों अधिकार है, लेकिन क्या हम व्यवहार में कितने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं? सवाल ये उठता है। तो सबसे इसलिए कुछ कंडीशंस हैं, है ना। हाँ, ओके। रुबीना, लेट नहीं आना चाहिए बेटा। ओके, हाँ। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो आवश्यक हैं हर देश में। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रही हूं, हर देश में आवश्यक है। वो चाहे आपका भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे रशिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, है ना। स्वतंत्रता के लिए जो दशाएं हैं वो सभी जगह समान हैं, वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि स्वतंत्रता का संरक्षण आवश्यक है। संरक्षण बड़ा अच्छा शब्द है, इसको थोड़ा साफ साफ लिखे। मुझे किसी ने एक टेक्निक बताई थी कि जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे जो हम लिख रहे हैं, यदि आप उसको सेव करना चाहते हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, यदि आपको आवश्यकता हो तो। एनीवे, हाँ, तो सबसे पहले है कि स्वतंत्रता की जो आवश्यक शर्त है वो क्या है कि स्वतंत्रता का क्या होना चाहिए? संरक्षण। भाई, जब तक स्वतंत्रता की कोई रक्षा करने वाला ही नहीं हो तो फिर स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? माना हमको हजारों तरह की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन यदि किसी ने हमारी स्वतंत्रता का हनन किया तो हम कहां जाएं? हमारी कौन सुनेगा? ये निश्चित होना चाहिए। और जब ये निश्चित होगा तो व्यक्ति ये महसूस करेगा कि हाँ, मुझे स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए स्वतंत्रता का संरक्षण आवश्यक है। फिर ये कहा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करना कठिन है, किंतु उससे भी कठिन है उसको बनाए रखना। जैसे कहा जाता है ना कि पैसा कमाना तो आसान होता है, लेकिन उसको बना के रखना बड़ा मुश्किल होता है। उसी तरीके से स्वतंत्रता को प्राप्त करना तो आसान होता है। हमने अंग्रेजों से आजादी प्राप्त कर ली, हमने अंग्रेजों से आजादी प्राप्त कर ली, लेकिन उस पूरी आजादी को हम क्या मेंटेन कर पा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। कभी कभी कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि ऐसा लगता है
कि हमारी स्वतंत्रता कहाँ गई, लेकिन ये सही है कि स्वतंत्रता को प्राप्त करना भी कठिन है, तो स्वतंत्रता को बनाए रखना उससे भी ज्यादा कठिन है। व्यक्ति, राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रयत्न हमेशा करते रहते हैं। चाहे व्यक्ति हो, चाहे राष्ट्र हो, सब अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं? अनेकों अनेकों प्रयत्न करते हैं। और स्वतंत्रता का खतरा हमेशा बना रहता है। आप देखते हो कि बहुत से राष्ट्र ऐसे हैं, हमारा भी है, जहां सुरक्षा पर बहुत अधिक खर्चा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी सुरक्षा पे एक खतरा हमेशा मंडराता रहता है। भारत के साथ तो ये है। हमारी सीमा पे कौन है? हमारी सीमाएं किससे जुड़ी हुई है? जो दो ऐसे राष्ट्र हैं जिनसे हमारे युद्ध हो चुके हैं। एक तरफ हमारी सीमा जो है वो चाइना से जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ हमारी सीमा किससे जुड़ी हुई है? पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। और आप देखते हो कि पाकिस्तान तो अनावश्यक हमले करता रहता है, बिना बात के गोलीबारी कर देता है रात को, है ना। और उससे क्या होता है कि हमारी सीमा पर जो जवान तैनात होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। युद्ध नहीं है। युद्ध तो पाकिस्तान हमसे 65, 71, फिर आपका करगिल का युद्ध, 3 युद्ध तो पाकिस्तान हमसे अच्छे कर चुका है, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। उसके बावजूद भी पाकिस्तान कभी भी लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, वहां जो हमारी सीमाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उन पर कभी भी पाकिस्तान गोलीबारी कर देता है। जब गोलीबारी करता है तो इस ठंड में, आज आप के मुंह से सुबह निकला होगा कि भाई आज तो ठंड बहुत है। मैं भी जब सुबह उठ के बाहर निकली तो मैंने कहा आज तो ठंड बहुत है। तो अब आप ये सोचो कि जहां -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, वहां हमारे जवान सारी रात पहरा देते हैं, है ना। और पाकिस्तान के लोग अनावश्यक गोलीबारी कर देते हैं। अनावश्यक, कोई युद्ध नहीं है, कोई बात नहीं है, गोलीबारी कर दी, जवान शहीद हो गए। तो स्वतंत्रता को खतरा हमेशा बना रहता है। तो इसलिए हर सरकार इसके लिए बहुत प्रयत्नशील रहती है कि किसी भी तरीके से स्वतंत्रता को खतरा नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अलावा देखते हैं कि और कौन कौन सी बातें हैं जो स्वतंत्रता के लिए, जिनको क्या माना जाता है? आवश्यक दशा। तो ये इसका जिक्र मैं आपको शायद रोजाना ही कर लेती हूँ। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो पहले हमारे संविधान हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950, तो उसमें हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो उस टाइम व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार भी क्या था? हमारा मौलिक अधिकार। लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके सरकार ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया। अब संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, वो अब आपका कैसा अधिकार है? कानूनी। यदि सरकार के हित में, राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में आपकी संपत्ति को आपसे लिया जाता है तो सरकार ले सकती है, आपको उचित मुआवजा देगी। आपको उचित मुआवजा देगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय की शरण में। हमें स्वतंत्रता का
मैं आपको ये, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन मैं आपको ये एक दिन जब आपका ये सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो कुछ टॉपिक मैं अपनी तरफ से करवाऊंगी। तो जैसे है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा फंडामेंटल राइट है ना। समानता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, इसमें आपका शिक्षा का वो सब आ जाते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और फिर आपका आ जाता है वो, अभी लिखूंगी, दिमाग से निकल रहा है ना। तो मौलिक अधिकारों का होना किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक है। अब उनको कुछ भी, उनको नाम कुछ भी दे दो, लेकिन ऐसे अधिकार होने चाहिए जिनका यदि उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सके। और ये बातों बातों में नहीं, न्यायालय उनकी रक्षा करे, न्यायालय उनकी रक्षा करे। तो इसलिए स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि हर देश में मौलिक अधिकार होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है विशेषाधिकारों का अंत। ये है आपकी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक दशाएं। इसमें सबसे पहले क्या था कि अधिकारों को संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। दूसरा था मौलिक अधिकार। तीसरा आपका है विशेषाधिकारों का अंत। लास्की ने कहा था कि समाज में किसी भी भाग को विशेषाधिकार दिए गए हैं तो उस दिशा में जन साधारण स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। किसी भी वर्ग को यदि किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार दिए गए हैं तो जन साधारण उनका प्रयोग नहीं कर सकता। भाई सब समान है, जब समानता का अधिकार, भाई समानता का अधिकार जब हमें दे दिया गया है संविधान के द्वारा, तो फिर विशेषाधिकारों का क्या मतलब है? ये तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब समानता का अधिकार दिया जाता है तो विशेषाधिकारों का कोई अर्थ नहीं होता। इसका अर्थ है कि समाज के किसी अंग को विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए, सब को समान अवसर मिलने चाहिए। और क्योंकि विशेषाधिकार जिनको प्राप्त होते हैं वो दूसरों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। इसलिए विशेषाधिकारों का अंत होना नितांत आवश्यक है। विशेषाधिकारों का अंत होना नितांत आवश्यक है। उसके बाद आपका आ जाता है कानून का शासन। मैं आपसे यदि पूछूं कि कानून का शासन जो अवधारणा है, दिस इज वेरी बैड। When I start, the number was very good. Now it is decreasing and I don't like it.
हाँ, तो हम जो कह रहे हैं वो क्या है, कानून का शासन। तो ये यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि कानून का शासन किसने बताया था या किसकी अवधारणा है, किसका विचार है, तो क्या आप में से कोई मुझे बता पाएगा क्या कि कानून के शासन की जो अवधारणा है या सिद्धांत है वो किसके द्वारा बताया गया था? कानून के शासन की धारणा के जन्मदाता हैं डायसी। कानून के शासन की अवधारणा के जन्मदाता कौन है? डायसी। डायसी ने कहा था कि कानून का शासन होना चाहिए, कानून के समक्ष सब क्या होने चाहिए? समान। कानून व्यक्ति व्यक्ति में किसी प्रकार का जाति, धर्म, रंग, लिंग, भेद आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून व्यक्ति व्यक्ति में जाति, रंग, धर्म, संप्रदाय, लिंग, स्थान इत्यादि के संबंध में व्यक्ति व्यक्ति में, नागरिकों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इसको, कानून के शासन को अंग्रेजी में कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। शासन किसका है? कानून का शासन है। चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे कोई सामान्य नागरिक हो, है ना, समान अपराध की समान सजा मिलेगी। समान अपराध की समान सजा मिलेगी। कानून के समक्ष सब व्यक्ति समान है। तो ये जब स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो कानून का शासन होना चाहिए। फिर है आपका शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण, ये सिद्धांत किसने दिया था? देखो, बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए बेटा। यू आर द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, है ना। ये सिद्धांत दिया था आपका मॉन्टेस्क्यू। ये सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि यदि शक्तियों का एकत्रीकरण होगा, यदि शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, तो शासक अधिनायक हो जाएंगे। शासक क्या हो जाएंगे? अधिनायक हो जाएंगे। और वो क्या करेंगे? शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए शक्तियों का क्या होना चाहिए? पृथक्करण। मैंने आपको जब शुरू किया था तब बताया था कि राज्य का एक अंग होता है सरकार। राज्य के 4 अंग होते हैं, जिसमें से एक अंग क्या होता है? सरकार। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर। इसको हम क्या कहते हैं? शक्तियों का पृथक्करण। व्यवस्थापिका क्या करती है? कानूनों का निर्माण। व्यवस्थापिका के द्वारा क्या किया जाता है? कानूनों का निर्माण। कार्यपालिका के द्वारा क्या किया जाता है कि जो कानून व्यवस्थापिका ने निर्मित किए हैं उन्हें लागू करना। कार्यपालिका का क्या काम है कि जो कानून व्यवस्थापिका ने निर्मित किए हैं उन कानूनों को लागू करना। न्यायपालिका का क्या काम है
कि जो व्यक्ति कानूनों का पालन नहीं करते उन्हें दंडित करना। ऑलमोस्ट ये हर लोकतांत्रिक राष्ट्र में सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है, क्योंकि ऐसा तो कहीं पे भी नहीं हो सकता कि एक ही संगठन कानून भी बनाए, कानूनों को लागू भी करे और जो कानून का पालन नहीं करता है तो उनको दंडित भी करे। ऐसा बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर डेमोक्रेसी का एक आवश्यक विशेषता है। यदि हमने प्रजातंत्र को अपनाया है तो सेपरेशन ऑफ पावर होना बहुत जरूरी है। और व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग तभी कर सकता है जब वहां उस देश में शक्तियों का क्या हो, पृथक्करण हो। फिर आपका आ जाता है आर्थिक समानता। कल भी हमने करी थी आर्थिक समानता। भाई हमें अधिकार तो बहुत दे दिए, है ना, कि आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है, आपको सिविल राइट्स हैं, आपको निवास का अधिकार है, आपको भ्रमण का अधिकार है, आपको रोजगार का अधिकार है, और आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, आपको वोट का अधिकार है, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ा अधिकार क्या है? आर्थिक। यदि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा है, तो व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। स्वतंत्रता का उपभोग हम तभी कर सकते हैं जब क्या हो, आर्थिक समानता। अब आर्थिक समानता का जब प्रश्न आता है तो थोड़ा सा ये विवादास्पद है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि सबकी आर्थिक स्थिति समान हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सबकी स्थिति समान हो नहीं सकती। प्रकृति ने भी अंतर किया है, प्रकृति ने भी अंतर किया है। क्योंकि आप देखते हो प्रकृति से व्यक्ति क्या समान है? क्या नहीं। रूप है, रंग है, हमारा जो शारीरिक संरचना सबकी समान है, लेकिन जो मेन बात है वो है हमारा मस्तिष्क। कुछ बच्चों को आप गिनती सिखाओ, है ना, 2 दिन में सीख जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। आप उनसे यदि 10 दिन बाद भी पूछोगे तो वो आपको गिनती सुना देंगे। कुछ बच्चों को आप 1 महीने तक गिनती सिखाते रहो, नहीं होती याद। विवेक बुद्धि की तीक्ष्णता में तो अंतर है। किसी को तो बहुत ईश्वर ने बहुत कुशाग्र बुद्धि का बनाया है, और कुछ लोगों की जो हमारा जो मस्तिष्क है वो इतना तीक्ष्ण नहीं होता। तो इसलिए हम ये कहें कि समाज में पूरी मतलब आर्थिक समानता आ जाएगी तो वो संभव नहीं है। हाँ, लेकिन ये कहा जाता है कि समाज में आर्थिक विषमता कम से कम हो। समाज में आर्थिक विषमता कम से कम हो। ऐसा नहीं हो कि 25% लोग तो विलासिता का जीवन जिए और 75% लोग अपने कल की रोटी की चिंता में अपना जीवन जिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। फिर है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्रता को मैंने आपको कहा, स्वतंत्रता को प्राप्त करना तो कठिन है ही है, लेकिन स्वतंत्रता को बनाए रखना और भी ज्यादा
कठिन है, क्योंकि समय समय पर हमको स्वतंत्रता का खतरा उत्पन्न होता रहता है। तो इसलिए जहां पे भी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वहां न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाए। स्वतंत्र किससे रखा जाए? व्यवस्थापिका से और कार्यपालिका से। व्यवस्थापिका न्यायपालिका के कामों में कोई हस्तक्षेप ना करे, कार्यपालिका न्यायपालिका के कामों में कोई हस्तक्षेप ना करे। जब तक किसी भी राष्ट्र में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो स्वतंत्रता का उपभोग कोई भी नागरिक वहां पे नहीं कर सकता। फिर है आपकी जागरूकता होनी चाहिए नागरिकों में। सार्वजनिक सबसे ज्यादा आवश्यक ये है। यदि आप जागरूक हो तो आपके अधिकारों को आपसे कोई छीन नहीं सकता। यदि आप जागरूक हो तो आपके अधिकारों को आपसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, लेकिन आप ही जागरूक नहीं हो तो आप ये समझ लो कि आपकी स्वतंत्रता का उपभोग आप कर ही नहीं सकते। तो इसलिए सार्वजनिक जागरूकता के संबंध में लास्की ने कहा कि शाश्वत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। शाश्वत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। आपको जागरूक तो होना पड़ेगा, तभी आपकी स्वतंत्रता मेंटेन रहती है, बनी रहती है। नहीं तो आपकी स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्तर पे ही उसका हनन हो जाता है। इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि स्वतंत्रता जागरूकता होगी तो स्वतंत्रता बनी रहेगी। स्वतंत्रता जागरूकता तो होगी और जागरूकता होगी तो स्वतंत्रता बनी रहेगी, लेकिन उसके साथ ये सब फैक्टर भी होने चाहिए। मौलिक अधिकार भी होने चाहिए, कानून का शासन भी होना चाहिए, संरक्षण भी होना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण भी होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होनी चाहिए, आर्थिक समानता भी होनी चाहिए, विशेषाधिकारों का अंत भी होना चाहिए और नागरिकों में सार्वजनिक जागरूकता भी होनी चाहिए। तो लास्की ने कहा है कि कानून से उतना संरक्षण प्राप्त नहीं होता जितना नागरिकों में स्वाभिमान की भावना से प्राप्त होता है। भाई, यदि आप में स्वाभिमान की भावना है तो कोई व्यक्ति आपकी स्वतंत्रता का हनन कर नहीं सकता। हम में स्वाभिमान है ही नहीं, हमारी स्वतंत्रता कैसे भी बिक जाती है, हम तैयार हैं, तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि लास्की ने बहुत सही कहा कि कानून से उतना संरक्षण प्राप्त नहीं होगा जितना नागरिकों में स्वाभिमान की भावना से स्वतंत्रता को प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं, ये थी आपकी स्वतंत्रता की आवश्यक दशाएं। इसमें आप यदि इसको भी क्लिक कर लेते हो तो आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने कहा, अब मैं इसको मिटाऊंगी, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? निरर्थक है।
भाई आज ये तो मिट भी नहीं रहा, क्या हो गया। हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, व्यर्थ है। और ये व्यवहारिक दृष्टि से भी ये बात और ये कथन बहुत सत्य है। राजनीतिक स्वतंत्रता तो लास्की कहते हैं कि राज्य के मामलों में सक्रिय होने की शक्ति के नाम से राजनीतिक स्वतंत्रता है। यदि हमें अधिकार है कि हम राज्य के मामलों में सक्रिय हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति राज्य के मामले में अपनी राय अभिव्यक्त कर सके और अपनी योग्यता के अनुसार राज्य के कार्यों में अपना योगदान भी दे सके। शासन प्रबंध में उसकी जो योग्यता है तो वो उसका भी प्रयोग कर सके। निरंकुश राजतंत्र और अधिनायकवाद में राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं होता। जहां पर निरंकुश राजतंत्र होता है, अधिनायकवाद होता है, तो वहां स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का जो पहलू वैधानिक स्वतंत्रता भी है। एक पक्ष उसका क्या है, वैधानिक स्वतंत्रता। व्यक्ति के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए और इसका दायित्व किस पर सौंपा गया है, किसको सौंपा गया है, न्यायालय को सौंपा गया है। तो नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, किंतु यह अधिकार सबको नहीं दिया जा सकता। विदेशी बच्चों को इस अधिकार से वंचित रखा जाता है। निर्वाचित होने का अधिकार, तो ये कहा जाता है कि इसका अभिप्राय भी ये है कि जिस नागरिक को वोट देने का अधिकार है उसे स्वयं को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता की, समानता की। सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार, ये भी होना चाहिए। राजकीय मामलों में समुचित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, तो ये भी होना चाहिए। लेकिन ये जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, इसका अर्थ तभी है जब हमारे पास क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता। खाने को रोटी नहीं है तो हम कैसा प्रश्न पूछेंगे सरकार से। कल की रोटी का इंतजाम नहीं है, जो लोग बेचारे झुग्गी झोपड़ी में अपनी रात गुजारते हैं इतनी ठंड में, है ना, तो उनको आप कहो कि आपको पॉलिटिकल राइट्स हैं सारे, रोटी तो मिलती नहीं है तो पॉलिटिकल राइट का करेंगे क्या। तो इसलिए आर्थिक समानता जड़ है। जब तक किसी भी देश में आर्थिक समानता नहीं आती है, तब तक किसी भी अधिकार का कोई उपयोग कर ही नहीं सकता। आर्थिक समानता के बिना चाहे हमको एक एक संविधान की कॉपी हमको खुद को दे दो कि ये अधिकार आपको है, मैं ये कहती हूँ कि तब भी कोई मतलब नहीं है। हमारे राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का अर्थ ही तभी है जब हमें आर्थिक समानता हो। अब आर्थिक समानता मैंने आपको बता दिया कि प्रकृति ने भी सबको समान नहीं बनाया, ईश्वर ने भी सबको समान नहीं बनाया, हमें हमारी बुद्धि में भी अंतर है और बहुत से अंतर जो नेचर ने दिए हैं, तो पूर्ण समानता तो नहीं आ सकती, लेकिन विषमता को कम किया जाना चाहिए। विषमता को कम किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि 25% लोग तो विलासिता का जीवन जिए और 75% लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा जीवन इस अभाव में, तनाव में, अर्थ के तनाव में जीते जीते और मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो फिर हमारी किसी भी फंडामेंटल राइट का कोई अर्थ नहीं होता। आर्थिक समानता होनी चाहिए। तो ये कहा जाता है कि आर्थिक समानता का अर्थ है कि समाज में शोषण को मिटाना चाहिए।
जो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समाज में कितने वर्ग होते हैं, 2 वर्ग होते हैं। एक वर्ग होता है धनी वर्ग और दूसरा वर्ग कौन सा होता है, निर्धन। और धनी वर्ग की हमेशा, क्योंकि उद्योगों पर उन्हीं का स्वामित्व होता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि निर्धनों का शोषण करते हैं और दोनों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। तो ये कहा जाता है कि यदि आप स्वतंत्रता देना चाहते हो तो इस पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करो और समाजवाद की स्थापना करो, समाजवाद को लाओ, सब समान हो। पूर्ण समानता नहीं होती है संभव, लेकिन जो विषमता है उसको कम किया जाए। तो आर्थिक समानता का व्यावहारिक अर्थ ये नहीं है कि नागरिकों का जीवन मतलब बिल्कुल समान हो जाएगा। ये मैं आपसे अनेकों बार कह रही हूँ कि नहीं, समान नहीं हो सकता, लेकिन अंतर को तो कम किया जा सकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता, तो लॉस्की ने लिखा है कि राजनीतिक समानता और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना ये निरर्थक है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक शक्ति आवश्यक रूप से आर्थिक शक्ति के हाथों की खिलवाड़ सिद्ध हो जाती है। जिसके पास राजनीतिक शक्ति है तो उसके पास अपने आप ही आर्थिक शक्ति आ जाती है। जिसके पास राजनीतिक शक्ति है तो उसके पास आर्थिक शक्ति स्वयं ही आ जाती है। अब आप ये कहोगे कि कैसे आ जाती है? क्योंकि सब संसाधनों पर उन्हीं का अधिकार होता है। If we are honest, then things remain controllable. हम ईमानदार हैं तो चीजें क्या रहेंगी, ठीक। और यदि हम चुनाव ही इसलिए लड़ते हैं कि अपनी 5-7 पीढ़ी का इंतजाम कर जाएं, मैं बोलने में बहुत स्पष्ट हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा कैसे होता है कि आदमी ने चुनाव लड़ा तब उसके पास कुछ नहीं था और 5 साल बाद उसके पास ऐसे ऐसे मकान हो गए, अनेकों जमीनें खरीद ली, अनेकों उद्योग धंधे चल गए। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो जाता है? ऐसे मुझे तो समझ में नहीं आता है कैसे हो जाता है। तो अपने समझ से बाहर की बात है। तो इसलिए कहा जाता है कि इन दोनों शक्तियों को मत मिलाओ। जिनके पास राजनीतिक शक्ति है उनको आर्थिक शक्ति मत दो। यदि उनके पास आर्थिक शक्ति आएगी तो लोगों का शोषण होगा। भारत की हम बात करते हैं, भारत में लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। क्या कोई मजदूर अपनी दिहाड़ी को छोड़कर वोट डालने जाता है क्या? क्योंकि मालिक ये कहेगा जा तो रहा है लेकिन आज की मजदूरी नहीं मिलेगी, जाएगा नहीं भाई, उसको तो रोटी खानी है शाम को, उसके घर में चूल्हा तो तब जलेगा ना जब वो रुपए लेके जाएगा। तो इसलिए लोगों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। ये हमें भी मालूम है कि चुनाव कितने महंगे होते हैं। क्या सामान्य व्यक्ति चुनाव लड़ने का साहस कर सकता है? क्या मैं चुनाव लड़ सकती हूँ क्या? करोड़ों रुपया लगता है चुनाव लड़ने में, करोड़ों रुपया। तो आप सोचो कि जब ये लोग चुनाव हार जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है। पानी की तरह पैसा बहता है चुनाव में। डिक्लेयर अपनी, आपको पता है जब ये अपना वो भरते हैं चुनाव लड़ने के लिए, अपना जब पत्र भरते हैं तो उसमें ये अपनी संपत्ति घोषित करता है। कोई तो 5,77,000, कोई 12,15,000, मतलब बहुत ऐसी ईमानदारी से पूछो ही मत। करोड़ों में होती है इन लोगों के पास संपत्ति, करोड़ों में।
किसी के नाम, कुछ किसी के नाम, कोई किसी के नाम, कोई पकड़ भी नहीं सकता। और आजकल तो पकड़े जाते हैं, जब ईडी के छापे लगते हैं तो सब आ जाते हैं सामने। तो ये हमारे कहने का अर्थ जो है वो ये है कि हमें अब चुनाव लड़ने का अधिकार दे रखा, हम चुनाव लड़ सकते हैं क्या? लड़ ही नहीं सकते। तो इससे अब क्या मतलब है, इस अधिकार का अर्थ क्या है फिर? तो समाजवादी विचारक इस बात पर बल देते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। जो सोशलिज्म को मानते हैं, जो समाजवाद को मानते हैं, तो वो ये कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता की उपलब्धि के लिए आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। जब तक आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक हमारी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकती। और आर्थिक विषमता को दूर किया जाए ताकि मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण ना हो। ये जो उद्योगपति हैं, ये क्या निर्धनों का शोषण नहीं करते? करते हैं। ये बंद होना चाहिए। ठीक है, हम उद्योग में काम करेंगे, श्रमिक के रूप में काम करेंगे, लेकिन हमारा शोषण नहीं होना चाहिए। जितनी मजदूरी आप हमसे करवाते हो उसके अनुरूप आप हमको उसका पेमेंट करोगे। आपने देखा होगा, जयपुर में तो मैं बहुत देखती हूँ, ये छोटे छोटे होटल्स में, ये जो छोटे छोटे होटल्स नहीं, ये जितने भी जो ढाबे रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चे 9-9, 10-10, 12-12 साल के बच्चे चाय पकड़ाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ये गलत है, ये हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। लेकिन क्या बाल शोषण समाप्त हो गया क्या? नहीं। तो इसलिए ये कहा जाता है, अंत में हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक विषमता को दूर किया जाए ताकि व्यक्ति एक स्वतंत्र जीवन जी सके। हर नागरिक अभाव, भुखमरी, बेकारी के भय से मुक्त हो ताकि राजनीतिक स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सके। ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम किससे मुक्त हो? अभाव से मुक्त हो, भुखमरी से मुक्त हो और बेकारी से मुक्त हो। जब तक हमें ये चिंता रहेगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता तो क्या, हम तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का भी उपभोग नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। इन इवनिंग आई विल स्टार्ट इक्वलिटी, समानता का अधिकार। थैंक यू वेरी मच।